नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले मौसम और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट देंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में हो रही बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुछ खास असर नहीं पड़ा है। हाईवे पर कुछ एक जगहों पर पस्सियां गिरने का सिलसिला जारी है, जिन्हें नियमित तौर पर हटाया जा रहा है। रामबन के डीसी मोहम्मद इलियास खान ने बताया कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके चलते हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर कोई भी असर नहीं पड़ने दिया जा रहा। प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है ताकि हाईवे पर सफर करने वालों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डीसी ने यह भी बताया कि जिले में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लिहाजा लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाईवे पे भारी बारिश की वजह से जगह जगह स्लाइड्स आई, बहुत हैवी स्लाइड्स नहीं थी, तो हमारी मैन एंड मशीनरी जो है ऑन जॉब है। जैसे भी स्लाइड आती है या शूटिंग स्टोन्स आते हैं तो उसको रिमूव करके तो ट्रैफिक हमने बाहर रखा है। बाकी आगे पीछे जो हमारी रोड्स हैं, इंटीरियर रोड्स हैं, तो उस पर भी बीच बीच में स्लाइड्स आई हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स में क्लियर हो गई हैं। कि जहाँ कहीं क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही है तो कहीं और अगर स्लाइड आ रही है तो मैन मशीनरी ऑन जॉब है और इमीडिएटली हम क्लियर करके तो ट्रैफिक को जो है ये तहसील लेवल तक हमारे कंट्रोल रूम बने, सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में भी, तो राउंड द क्लॉक उसमें मॉनिटरिंग हो रही है। हम एक एक घंटे की जो है ग्राउंड से रिपोर्ट्स ले रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि मैं आपके माध्यम से लोगों से ये, आवाम से ये कहूँगा कि थोड़ा एहतियात बरतें। जो नालाज वगैरह हैं, क्योंकि वो काफ़ी पानी है उनमें ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो उनके आसपास नहीं दें, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरीज जारी हो रही हैं तो उनको फॉलो करें, तो रेस्ट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल अच्छे से। बाकी अब आप आए हैं तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ का आज की डेट में जो है सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। हमारा पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसको भी जो रिक्वायरमेंट है तो उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो र्यूमर्स वगैरह ना फैलाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल ने गांधरबल मुठभेड़ का मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठाया और मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने कहा कि इस मुठभेड़ में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। इस पर विधानसभा स्पीकर ने जवाब दिया कि मामले की पहले ही मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है और कांग्रेस के विधायकों ने भी गुल का समर्थन किया और मामले को उठाया, जबकि पीडीपी के विधायक भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए सामने आए और इस तरह 3 प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस संवेदनशील मामले में जांच की मांग की है। ये इसमें हम सजीव कर रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? अगर इनोसेंट वो था, अगर हम कहते हैं कि इनोसेंट कोई बंदा है, उसको क्या वहाँ वो मिलिटेंट था, उसको मारा गया, एक रॉक सिग्नल गया। जब जितनी हम कोशिश कर रहे हैं या अमन हो, लेकिन ऐसे इल्जाम उठाए जा रहे हैं कि एनकाउंटर पे बना को मारा गया। ये हम क्या ऐसे खामोश नहीं रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि एनक्वायरी से कुछ दे कि ये सिग्नल जाना चाहिए कि जहां पे कोई इनोसेंट उसको ना मारा जाए, जहां वहां न मारा जाए। अगर वहां फर्क नहीं करेंगे पहले ही पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को ज्यादा समय दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीद पर्रा ने विशेष रूप से प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा की, जिसमें पीडीपी द्वारा पेश किए गए बिल को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ताकि सभी पक्ष अपनी बात रख सकें।
पीडीपी विधायक वहीद पर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आज लास्ट सेशन है, किस तरीके से देखते हैं पीडीपी के विधायक किस प्रकार से अपनी बात जो है वो आज रखेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है जितने मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं हमने कोशिश की रेज करने, क्वेश्चंस के हवाले से, बिल्स के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं बायस बहुत है। सरकार अपने ही एमएलए को ज़्यादा टाइम देना चाहती है, हुकूमत भी इन्हीं के, मिनिस्टर भी इन्हीं के और नंबर्स में एमएलए भी इन्हीं के हैं। तो मुद्दा अपोजिशन को तो वक्त मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चंस रेज करने का। दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल लाया है सकीना इटू मैम ने, कैबिनेट मंत्री ने, उस पर भी अमेंडमेंट लाई जा रही है, उस बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ठीक है, हमने जब बिल लाया था पुलवामा के हवाले से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, इन्होंने रिजेक्ट किया विदाउट उस पर डिस्कशन होने। तो अनफॉर्चुनेटली जो जमहूरियत का निज़ाम है, इस हाउस का जो काम है वो है आप बहस करिए कानून पे, जो भी ये प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं या गवर्नमेंट के मेंबर्स लाते हैं, लेकिन उसमें आप समय ही नहीं देते हैं बहस का। आज जन विश्वास की बिल लाई है, कल टेबल हुई है, आज लाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस मैटर्स है जिसमें टाइम से आपको वक्त देना चाहिए और लोगों को बात करने का समय मिलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो समय नहीं दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर के वित्तीय हालात पर की सीएजी रिपोर्ट पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों में खर्च किए गए बड़े पैमाने पर धन का कोई हिसाब नहीं है। डार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याण और आवश्यक सेवाओं के लिए दिए गए पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया और सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली रही। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि और नौकरशाहों को ये बताना होगा कि धन का उपयोग कहां हुआ है। रिपोर्ट नहीं है, कई सारी रिपोर्ट्स परसों से आ रही हैं और लास्ट टाइम भी हमने इस पे बात की थी और अभी जो लेटेस्ट सीएजी रिपोर्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं बहुत ही कंसर्निंग है। और जिस तरीके का क्वेश्चंस इसमें उठाए गए हैं इनको इन्वेस्टिगेट करने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि जो रिपोर्ट ने जो टाइम फ्रेम दिया है वो ये है कि जब हमारी हुकूमत तब थी नहीं, तब एलजी साहब इसको संभाल रहे थे और जो पैसा डिफरेंट हेड्स पे जा रहा था इसमें बहुत ही ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज दिख रही हैं। और जो जवाब आया है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जवाब आया है जिनको हेड कर रहे थे उस टाइम के आईएएस ऑफिसर्स, और बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर्स आए हैं कि किस तरीके से, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। सीएजी ने आइडेंटिफाई किया है 500 करोड़ 800 करोड़, उस पर बोला गया है कि अदर हेड्स पे, बट ये नहीं बोला गया है कि कहाँ पर एग्जैक्टली पैसे खर्च हुए हैं, जबकि पैसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है और उस पैसे को अकाउंट जो दिखाना चाहिए था वो दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर एग्जैक्टली पैसे खर्च हुए हैं। पब्लिक एमिनिटीज में हुआ है, पब्लिक वेलफेयर में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, लोगों के लिए कहाँ पर उस पैसे को सर्व किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज सामने आ रही हैं जो बहुत कंसर्निंग है और हम चाहते हैं कि इनमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो ताकि लोगों को पता लगे कि जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता है यहाँ से, जो यहाँ के थ्रू ही जाता है, जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा सही मानों में लोगों के फलाह और बहबूद के लिए खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। इस केस में जो ये रिपोर्ट आई है जो दिखा रहा है, इसमें लग रहा है कि वो पैसा उन हेड्स पे खर्च नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इन इश्यूज को थोड़ा बहुत सीरियसली देखा जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि हम बार बार कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप एक एमएलए को इलेक्ट करते हो तो उसमें एक अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके पास जो सीडीएफ होता है बाज़ाब्ता लिस्ट होता है कि उसने कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च किया। लेकिन जो 100 करोड़ 500 करोड़ का पैसा आ रहा है उसमें कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो आईएएस ऑफिसर्स ने स्पेंड किया हुआ है, तो उसमें भी तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप बाकियों से अकाउंटेबल, गवर्नमेंट से अकाउंटेबल होते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी तो अकाउंटेबल होनी चाहिए। और जो 6.5 साल में जो ब्यूरोक्रेसी ने यहाँ पर काम किया है, ठीक है किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अब इस रिपोर्ट की, ये हम नहीं बोल रहे, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये सीएजी गवर्नमेंट इदारा है और उन्होंने इन इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया है। और हम चाहते हैं कि इस पे सही मानों में लोगों को पता लगे कि किसने, कहीं पे कोई धांधली तो नहीं हुई। अगर कहीं धांधली हुई है कि उन ऑफिसर्स के खिलाफ
बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट में वर्तमान और एलजी शासन के दौरान वित्तीय अंतर में वृद्धि को उजागर किया गया है। उन्होंने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वित्त प्रबंधन सही तरीके से हो सके। माली जो सीएजी की रिपोर्ट है, माली जो आप कह रहे हैं, इसको हम बेजाब्ता किया भी कह सकते हैं, क्योंकि 12,000 करोड़ जो आपको मिले हैं एक्स्ट्रा जो आपने खर्च किया, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। उन अकाउंट्स को मेंटेन ही नहीं किया गया है, चाहे वो हमारी आज की जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे एलजी इंतजामी के वक्त, और जो यहाँ के अफसर्स है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, उन्होंने इंडियन अकाउंट्स के स्टैंडर्ड को नहीं रखा है, उन पर अमल नहीं किए। और ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंट की बात जब हम करते हैं, जो 2019 के बाद एक पैमाना यहाँ लागू गया, उसकी सरासर खिलाफ वर्जी है। और ये फंड्स कहाँ गए, किसके जेब में गए, कहाँ गए, ये भी कोई रिकॉर्ड है नहीं। और ऐसा लगता है कि ये माली बेजाब्ते किया है, ताकि शायद ये भी कहना जायज है कि ये जो पैसा है जो ये दिखा रहे हैं, ये शायद इनके जेबों में चला गया, इनके घरों में चला गया, और जो हमेशा जम्मू कश्मीर में होता रहा है। और इसको हम दूसरा भी ये कह सकते हैं कि जानबूझकर इन जो 12,000 करोड़ है, इनका हिसाब किताब नहीं रखा गया है। और इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि जो हमारी ये ब्यूरोक्रेट्स है, जिस तरह से गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसर्स है, जो जिन इदारों को ये पैसा मिला, उनका हिसाब किताब न रखना सीधा सा जाहिर करता है माली बेजाब्ती की, और इन्होंने अपने घरों के लिए पैसा खर्च किया। तो कितना आप इस पे जोर देते कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सरकार के महकमों में होनी चाहिए? देखिए, 2000 आप याद करेंगे जब से मोदी जी ने देश में वैसे थी वजीर आजम की जो पद संभाला, तो उन्होंने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बात की। और एक वक्त था कि जब वो कश्मीर करप्शन में सबसे ऊपर आता था, और आज की डेट पे डिक्लाइन है। लेकिन ऐसे वाक़ात हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे उंगली उठाते हैं। वो सिस्टम पे, जो सिस्टम यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस पे ये बहुत कड़ा वार है, कड़ा प्रहार है। ऐसी चीजों पे जोर दे के भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, और हम यही अपील करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसका हिसाब किताब उनसे लिया जाए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने माली बेजाब्ता किए, उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। सरकार के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी है। हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसके खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल कर्मचारियों के 2.5 दिन के अतिरिक्त वेतन पर रोक लगाने के विरोध में की जा रही है, जिसका असर राजौरी के जीएमसी अस्पताल में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। जीएमसी राजौरी में मरीजों को इलाज में देरी, दवाओं की कमी और जरूरी सेवाओं में रुकावट जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस मुद्दे का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिससे लोगों की सेहत को बड़ा खतरा हो सकता है। सरकार का एक ऐसा डिसीजन जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। हम बात कर रहे हैं महकमा सेहत के उन मुलाजमीन की जो पिछले कई दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के हर एक अस्पताल में राजौरी अस्पताल जैसी सूरत हाल बनी है, जहां भारी रश और लोगों को बहुत सारी मरीजों की बात करें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के इस डिसीजन की वजह से पिछले 3-4 दिन से महकमा सेहत के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय काम छोड़ हड़ताल पर। हालांकि उनकी तरफ से इमरजेंसी सर्विस जरूर बहाल की है, मगर बाकी तमाम शोबा जात में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी? मोहम्मद हनीफ है, दौड़ से आए हूँ। 2 तारीख हमारी जीआर काटी हुई, बोला कि जाओ आप एक्सरे वगैरह टेस्ट वगैरह कराओ, लेकिन अभी तक आज इस टाइम तक भी टाइम कितना हो गया, अभी तक कोई एक्सरा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और सब परेशान है। हम वहाँ जाते हैं सेंट्रल के अंदर तो वो बोलते हैं कि हमारी स्ट्राइकें चल रही हैं, हम नहीं कर सकते, आपने अपने हिसाब से जो करना करो। हम जानते हैं, हम डॉक्टरों को भी सलूट करते हैं, उनका जो स्ट्राइक है वो जायज बनता है, राइट है, क्योंकि दुनिया की किसी भी लॉ के ऊपर चले जाए सबसे बड़ा लॉ डॉक्टर है, डॉक्टर है। हम ये मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस टाइम तक इतनी कतलेआम हो रही है बच्चों की, इतने जो पेशेंटों की ऐसी हालात हो रही है, लेकिन उनका कोई भी सुनवाई नहीं है, उनका ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना उनकी कोई जांच हो रही है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, किस हॉस्पिटल के अंदर हम जाएं साहब, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा। आज सुबह भी हमारा बहुत बड़ा जो उनके साथ लोग लफड़ा हुआ, लेकिन बोला कि हम नहीं करेंगे, हमारा अपना मुद्दा है, हमारी स्ट्राइकें अपनी चल रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर टीम को भी सलूट करता हूँ, उनका अपना मैटर है, लेकिन हम कहाँ जाएं इस वक्त, हम कहाँ जाएं सर? हमारी हम
बुरी हालात है हमारी, हमारे लिए कोई जगह नहीं, हम जाए कहाँ, किससे जाके अपन हालात के लिए हम अपील करें। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि कितनी सारी परेशानी लोगों को अब झेलनी पड़ रही है। क्या कहना आपको, कहाँ से हैं आप? जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए हैं सुबह से। हमने टेस्ट लिख के दिए, एक्सरे लिख के दिए। इस वक्त तक मैं पूरी हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सरे नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पे बाहर जाओ, जहाँ मर्जी करवा, इधर हमारे पास कोई नहीं हो रहा। आपने एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त जो नॉन गस्टेड एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पर बैठे हैं, सरकार के फैसले को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि एक फैसले ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जान खतरे में डाल दी। देखो, एक हुकूमत हो तो वो तो फैसला होता है कुछ ना कुछ। यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी है, यूटी में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक बोलता है ये करना, दूसरा इनकार हो जाता है, दूसरा कहता है ये करना है, वो दूसरा इनकार होता है। उसमें लोग बेचारे खजल और दारपदार हो रहे हैं। दुनिया जिला पुंछ प्रशासन ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच जिले में फैल रही अफवाहों का खंडन किया है। प्रशासन का कहना है कि पुंछ में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और दूसरी जरूरी चीजों की कोई भी कमी नहीं है, जिन्हें लेकर कुछ तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। पुंछ प्रशासन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। जानकारी और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फ्रेटर्निटी पहला इशू जो है वो, जैसे आप हालात समझते हैं बाढ़ की वजह से, तो कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने की कोशिश की जाती है। तो मैं आपके माध्यम से सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि असेंशियल कमोडिटीज में हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो हम एलपीजी की बात करें, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डीजल, पेट्रोल एंड साथ में फर्टिलाइजर्स की भी अगर बात करें, तो किसी चीज में हमें कोई कमी नहीं है। मैं थोड़ा सा आंकड़ा पेश करना चाहूंगा। नॉर्मल रूटीन में हमारे पास जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 4500 के आसपास है, और पर डे जो सेल, एवरेज सेल की बात करूंगा, 1200 से 1500 एवरेज सेल रहती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंक्रीज हुई थी, जो डिक्रीज होके अब फिर एवरेज पे आ गई है। तो डेली जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है वो ऑलमोस्ट हमारा 3400-3500 के करीब सिलेंडर जो है हमारे पास यहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो कहने का मतलब है 2 से ढाई दिन का स्टॉक हमारे पास हर समय अवेलेबल रहता है, और इसको हम और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे अगर पेट्रोल और डीजल की, 6 से 7 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहता है, और आज भी अगर मैं बात करूं तो उतना ही स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम डेली कंजम्पशन की बात करें, पेट्रोल लोगों की सुविधा के लिए उधमपुर में अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, और ट्रस्ट के सदस्य चौधरी फारूक खटाना के मुताबिक ये कैंप कल रविवार 5 अप्रैल को उधमपुर के अंबेडकर चौक पर लगाया जाएगा। इस कैंप का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, और ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हमारी ये आज कल हमने एक मेडिकल कैंप फ्री लगाना अंबेडकर चौक में जा रहे हैं, इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि सब आएं और अपना चेकअप करवाएं, और मेडिकल फैसिलिटीज हर लिहाज से, हर जो भी तकलीफ होगी किसी को, उसके बारे में हमने मेडिकल कैंप फ्री लगाया है। और इसमें डॉक्टर, अच्छे से डॉक्टर साहिबान होंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, सारी फैसिलिटी जो कि कल दी जा रही है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी सबसे, ऐसे ऐसे हमारे गरीब लोग हैं जो अप्रोच नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं करवा सकते, उनके लिए हमने अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक कैंप जो कि कल लगाया जा रहा है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक उसका टाइम रहेगा, और हमारी एक ये छोटी सी सेवा रहेगी लोगों के लिए। और अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा ऐसे छोटे छोटे कार्य करता आया है। रियासी जिले के अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिला अस्पताल प्रशासन के संयुक्त प्रयास से किया गया था, जिसका उद्घाटन एडिशनल एसपी इफ्तिखार अहमद ने किया। इस शिविर में 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा का संदेश दिया, और शिविर का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर रक्त उपलब्ध कराना था,
ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। एडिशनल एसपी व अन्य अतिथियों के रक्तदान को मानवता की सबसे बड़ी सेवा बताया और युवाओं से रक्तदान की अपील की। क्या कर रहे हो? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रियासी की जो इकाई है उनका एक बेहतरीन इनिशिएटिव यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी में लिया गया, जिसमें रक्तदान करके लाइफ बचाने में अपना रोल अदा करने में उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसमें ज़िला रियासी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए डोनर्स यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुँचे और रक्तदान करके उन्होंने मानवता का एक जो नेक कार्य है जिसमें किसी की लाइफ बचाने में अपना योगदान जो है वो देना चाहिए, वो उन्होंने उसमें एक पहल की है। मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो लाइफ सेवियर्स जिनको कहा जाता है, वो किसी लाइफ को बचाने में जिनका रोल योगदान रहता है, उनके हाथों को हमें स्ट्रेंथन कर रहा है। वो स्ट्रेंथन तभी हो पाएंगे जब हम इस तरीके के शिविर्स लगाएंगे, जब इस तरीके के कैंप्स लगाएंगे और हम लोग आगे आएंगे और आके रक्तदान करेंगे। और जब जब ज़रूरत पड़े वक्तन फ़क्तन कोई एक्सीडेंट्स हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनको जब जब ज़रूरत पड़े तो ब्लड डोनेशन से उनको फ्री ब्लड जो है वो मिल सके, वो तभी हो पाएगा जब हमारा यूथ, हमारे नौजवान वो आए और हमारी जो हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत कराने में, भारतीय हेल्थ सिस्टम जो है उसको मजबूत कराने में अपना योगदान अदा करें। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, आज एक बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम सच इनिशिएटिव्स, टाइम एंड अगेन हमें कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करने हैं जो कि ऑलरेडी होते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में रिगार्डिंग द ड्रग्स। जैसे कि मैंने बताया कि हम ब्लड तभी डोनेट कर सकते हैं जब हमारा ब्लड कंटेमिनेटेड ना हो, फ्री ऑफ ऑल द टॉक्सिक थिंग्स हो, जिसमें जैसे कि आज आप देख रहे हो हमारे कितना यूथ है रियासी में, कटरा में, जो कि नारकोटिक्स से घिरा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे यूथ्स के लिए ऐसे वाले कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएँ, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स टाइम एंड अगेन हो, ताकि जो हमारा यूथ है इन ड्रग्स से बचे, उनको पता चले कि हाँ उनके ब्लड की कितनी वैल्यू है, उनका जो ब्लड है वो किसी की लाइफ सेव कर सकता है, कल को उनके घर में किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, हमारी सोसाइटी में किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई एम थैंकफुल कि यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और आई एम द पार्ट ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। थैंक यू। पुंछ में झुलास मार्केट में सफाई की बिगड़ती हालत पर स्थानीय निवासियों, दुकानदारों ने गहरी चिंता जताई है। सफाई और विकास के कामों के लिए लाखों रुपए दिए जाने के बावजूद मार्केट की अनदेखी की जा रही है, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां नियमित तौर पर सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा, जिससे गंदगी फैलने से उनकी सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। दुकानदारों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था न होने से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है और ग्राहक मार्केट में आने से कतरा रहे हैं। हमने ना कभी वीडियो साहब को यहाँ देखा, ना ही कंसर्निंग सेक्रेटरी को। GRS जो है वो चलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये देखो नालियों की हाल, और यहाँ पे फ्लैग है तो 2 बार टूटा है। हम लोगों ने कलेक्शन करके मार्केट वालों ने इसको ठीक करवाया, कई बार गाड़ी वाड़ी तोड़ देती है। उसके बाद ये देखो नालियों की हालत, कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है, कोई समझ नहीं। अगर पंचायत वालों को कुछ बोलते हैं, पंचायत वाले बोलते हैं पंचायत खत्म हो चुकी है। पंचायत जब थी तभी यही हाल थी, अभी पंचायत यही है तब यही हाल है। तो आगे गर्मी का सीज़न है, गर्मी आने वाली, अभी तो चलो बारिश होगी, 2-4 दिन में तो सफाई होगी नेचुरली। तो बात ऐसी है कि ये यहाँ पे ना म्यूनसिपैलिटी का कुछ चक्कर वहाँ पे है, ना ही पंचायत वालों का कोई आदमी यहाँ पे है सफाई में, कोई कुछ नहीं। हम खुद मार्केट वाले झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ पे, तो फिर कचरा कहाँ डालें? ना ही हमारे पास कोई गाड़ी है, ना कोई सुविधा है ऐसी कि हम कचरा उठा के नाले में फेंकें। तो जब भी कोई काम होता है सिर्फ बिलिंग जो है पास होती है इनकी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं तो इनके पास निर्गा एक फंड होता है, अगर इसको बजट में रखें और प्लान में रखें तो मेरे ख्याल में ये हफ्ते में अगर इसको 2-3 बार अगर लेबर लगाएं तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा चौक रहेगा। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर मैं मानिए जनाब BDO साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और DDC के जितने भी मेंबर हैं इन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर इस चौक के लिए कुछ पैसे रखें और इसको अच्छे तरीके से इसकी साफ़ सफाई कराएं ताकि यहाँ पर कोई गंदगी ना फैले। इसके साथ 100 मीटर के फासले पर एक तो अकाडमी है जिसके अंदर 400 बच्चा है,
और यहाँ पर मिडिल स्कूल है जिसके अंदर 400-300 बच्चे पढ़ते हैं। तो गांव का ये मेन चौक है, यहाँ पर मार्केट है, बाज़ार है, लेकिन गंदगी इतनी फैली हुई है कि यहाँ पर कहने की बात नहीं है। अगर आप के पास कहीं मौका है या टाइम है, आप खुद आकर यहाँ पर इसको देख लें कि हमारे चौक की क्या हालत है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चौक की हालत को सुधारने की न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।